इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, यानी रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करना सीखेंगे, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देती है। भौतिक अवस्था कहने का मतलब यह है कि उसकी अवस्था क्या है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी अवस्था क्या है, क्या वो सॉलिड है यानी ठोस है, द्रव है यानी लिक्विड है, गैस है या विलयन है, आखिर है क्या वो चीज। तो इनकी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देती है। हम लोग उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और रासायनिक समीकरण में कुछ संकेतों का इस्तेमाल कर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण में यह भी बताया जा सकता है कि रासायनिक समीकरण में लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में जो लेने वाले पदार्थ हैं वो लिक्विड है या गैस है या द्रव है या विलयन है। तो उसके लिए कुछ संकेत का इस्तेमाल करते हैं। पहला, रासायनिक समीकरण अगर ठोस है, ठोस सॉलिड है, तो इसके लिए स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं। अगर द्रव है तो उसके लिए कैपिटल आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर गैस है तो उसके लिए स्मॉल जी का इस्तेमाल करते हैं। अगर जलीय विलयन है यानी विलयन है, फिर उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ए क्यू। ठीक है, आइए कुछ रासायनिक समीकरण लेते हैं और इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम लोगों को मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए तो वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, CO2। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, लिक्विड है, गैस है, द्रव है, क्या है? तो ये आपको तभी जानकारी मिलेगी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे या उसे देखेंगे, है ना। तो यहां पर रासायनिक समीकरण में कैसे देखा है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉलिड यानी ठोस होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल एस कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में उसके दाहिनी तरफ स्मॉल एस लिख देंगे। इससे ये पता चल गया कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस होता है, इसके लिए स्मॉल एस का इस्तेमाल करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ये तो सभी जानते हैं, तो इसके लिए स्मॉल जी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह पता चल गया रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्था की जानकारी। ठीक है ना, मिल गई हमें। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ द्रव वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन H2 क्यों लिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए, है ना, ये डबल में ही रहता है। प्लस ऑक्सीजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये डबल ही रहता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है इसलिए यहाँ 2H2 होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैंने पिछले ही जो है क्लास में पढ़ा दिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे वीडियो देखिएगा, मेरा पिछला वाला पार्ट, 2-3 पार्ट आगे पीछे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका जाकर के, ये है क्या, हाइड्रोजन क्या, गैस है, तो इसको स्मॉल जी से दिखाएंगे, है ना। ये क्या, ऑक्सीजन गैस है, इसको स्मॉल जी से दिखाएंगे। और ये क्या है, H2O द्रव है, तो इसको आई से दिखाएंगे। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कौन गैस है, कौन द्रव है और कौन सॉलिड है। और एक ये वाला बच गया, है ना, विलयन। इसका भी एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि विलयन को कैसे दिखाया जाए। ठीक है, तो जिंक को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए,
जिंक, जिंक क्या है, सॉलिड होता है, तो इसके लिए स्मॉल एस का प्रयोग करेंगे कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में। और H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है ना, H2SO4 ये क्या है, कवा है, यानी ये आपका क्या है, जलीय विलयन है। और इसका अभिक्रिया होने के फलस्वरूप क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि जलीय विलयन है। और ये आपका बच जाएगा, क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये क्या है, गैस है, ये तो सभी को मालूम है। तो इस तरह आप इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है ना। या फिर कहीं भी इस तरह का समीकरण हो लिखा हुआ तो आप वहां पहचान सकते हैं कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, या कौन जलीय विलयन है, या कौन द्रव है। चलिए आइए अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये उष्माक्षेपी या उष्माशोषी है, इनकी भी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देती है। उष्माक्षेपी का मतलब ये हुआ कि उष्मा उत्सर्जित होगी अभिक्रिया के बाद, और उष्माशोषी का मतलब ये हुआ कि उष्मा की आवश्यकता होगी अभिक्रिया में। तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, है ना। तो एक उदाहरण ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा। अब जो ये CO2 है, जब ये कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो CO2 बनता है ना, कार्बन एक होगा, CO2 एक एक है। तो इसके दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा भी उत्सर्जित होती है, उष्मा भी निकलती है, तो प्लस उष्मा लिखेंगे, है ना। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरफ लिखा जाता है, दाहिनी तरफ। तो उष्मा भी तो प्रोडक्ट हुआ ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना, तो इसलिए इसको दाहिनी तरफ लिखेंगे। और दाहिनी तरफ अगर उष्मा लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि इसमें क्या हुआ है, उष्मा उत्सर्जित हुई है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, है ना। अब अगर ये अभिक्रिया आपके सामने डाल दिया जाए, बोले ये बताओ ये कैसी अभिक्रिया है, फट से बता देंगे उष्माक्षेपी है ना, अगर इस तरफ उष्मा हो। चलिए एक उष्माशोषी का ले लेते हैं, उष्माशोषी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उष्माशोषी मतलब जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की जरूरत होती है। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO, है ना, ये बनता है 2NO, ठीक है ना, N2 + O2 2NO। इसमें क्या होती है, जब आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेंगे तो आपको उष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उसको उष्माशोषी बोलते हैं। जिस अभिक्रिया में उष्मा की, रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता होती है तो उसको क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। और आवश्यकता वाली चीज, जो अभिक्रिया में आवश्यक चीजें हैं, जो जरूरी है, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और वो किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ। तो इसलिए इधर क्या लिखा जाएगा, उष्मा। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन उष्माक्षेपी है, कौन उष्माशोषी है, किसमें उष्मा की उत्सर्जन हुई है, किसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है ना। ये इसके लिए हो गया। अब रासायनिक समीकरण गैस का उत्सर्जन की भी जानकारी नहीं देती है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण इसकी भी जानकारी नहीं देती है। उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और रासायनिक समीकरण में कुछ संकेत का इस्तेमाल करके बताएंगे कि इसमें जो है गैस की उत्सर्जन हुई है, यानी गैस निकली है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कौन सा एग्जाम्पल ले? चलिए हम लोग ले लेते हैं जिंक और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, है ना, इसमें अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है ना तो क्या बनती है? जिंक सल्फेट, Z10SO4 यहां आ जाता है, ठीक है ना। और इसमें H2 गैस उत्सर्जित होती है, यानी बाहर निकलती है। तो उत्सर्जन होने के लिए किस तरह का आइकन का इस्तेमाल किया जाता है? ये आइकन, ऊपर तीर का निशान, यानी उत्सर्जित भी है। जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ है, प्लस हाइड्रोजन गैस बना है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई है? उत्सर्जित हो गई है, यानी उड़ गई है। अगर इस तरह का आइकन आपको रासायनिक समीकरण में नजर आए तो आप समझ जाइए कि वो गैस उत्सर्जित हुई है रासायनिक क्रिया में, यानी उड़ गई है, ठीक है ना। अब अगला है अवक्षेप बनने की जानकारी। रासायनिक समीकरण अवक्षेप बनने की जानकारी भी नहीं देती है। इस दोष को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। और हम लोग कुछ संकेत का इस्तेमाल करके अवक्षेप बताएंगे रासायनिक समीकरण में। अवक्षेप क्या होता है? जैसे आयरन वाला अगर पानी हो, अगर उसको कुछ देर तक रखते हैं, 1 2 घंटा 4 घंटा, तो उसमें क्या हो जाता है? ऊपर छाला जम जाता है आयरन का, वही है अवक्षेप, ठीक है ना, वो अवक्षेप है। तो अवक्षेप उसी प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक। तो अवक्षेप बनने की जानकारी भी नहीं देती है। कुछ रासायनिक समीकरण ऐसी होती है जिसमें अवक्षेप बनता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें अवक्षेप बनता है, इसकी भी जानकारी नहीं देती है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसे कुछ संकेत द्वारा दिखाने का प्रयास करेंगे, अवक्षेप बनने की जानकारी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सिल्वर क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड कैसे बनेगा? तो सिल्वर क्लोराइड जो है उसमें आपको लेना पड़ेगा सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस उसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अभिक्रिया होता है तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है, और ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन मिलकर सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, और ये सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको दिखाएंगे कैसे कि ये अवक्षेप है। तो इसके लिए इस तरह आइकन, यानी नीचे तीर का निशान नीचे की तरफ इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस इसमें क्या बनेगा? HNO3, H बच गया और NO3 बच गया, तो यहां HNO3। तो ये जो आइकन है, नीचे तीर जो दिखाया गया है, ये क्या बता रहा है? जो है ये अवक्षेप है, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने इस तरह का समीकरण रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि बताइए अवक्षेप कौन है, आप सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइड, है ना, जहां पर तीर का निशान है। और ये सब निशान जो होते हैं हमेशा पदार्थ के दाहिनी तरफ होती है, ठीक है ना। इसको इधर नहीं लिखेंगे, तीर का निशान गलत हो जाएगा, इधर लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि गैस में भी इधर है, दाहिनी तरफ। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं, 5वां पॉइंट क्या है? अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, यानी अभिक्रिया का जो कंडीशन है, यानी अभिक्रिया किस अवस्था में होगी। अभिक्रिया जो होगी, रासायनिक अभिक्रिया जो होनी है, वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में होगी, यानी किस ताप में होगी, किस दाब में होगी, या किसकी उपस्थिति में होगी। जैसे कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 6 7 8 इसमें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रासायनिक पदार्थ, ये भोजन जो बनाता है पेड़ पौधा, तो वो किससे बनाता है? भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। भोजन जो बनता है पौधों का, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी?
प्रकाश की उपस्थिति में, और वो कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। ये लाइट वाला नहीं, ये जो हम लोग प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं बल्ब वगैरह, अगर इसको ले जाके दिखाएंगे तो थोड़ी ना जो है पेड़ पौधा खाना बनाना शुरू कर देगा। उसके लिए सूर्य का प्रकाश का जो है उपस्थित होना आवश्यक है, तभी वो प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया पेड़ पौधों में हो पाएगी और वो भोजन बना पाएगा। ठीक है ना? तो वही है आपका कंडीशन। अब जैसे कि एक हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब थोड़ा कुछ और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे मान ले कि अभिकारक किधर रहेगा? अभिकारक बाईं तरफ, और इधर क्या रहेगा? प्रतिफल होगा, यानी प्रोडक्ट होगा। ताप या दाब जिस भी स्थिति में हो, या उत्प्रेरक, ये सब की स्थिति में ये कंडीशंस हैं कि अभिक्रियाएं इन्हीं कंडीशन में होगी। तो इनको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अभी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? उसके लिए क्या करते हैं? अमोनिया और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं। अमोनिया, अमोनिया आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि दो रहता हमेशा, अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? NH3, 2NH3, यानी अमोनिया बनेगा। तो ये जो अमोनिया बनेगा, ठीक है ना, ये जो अमोनिया बनेगा, इस अमोनिया को बनने के लिए इस अभिक्रिया में लोहा यानी Fe का होना आवश्यक है, जो कि सॉलिड है। इसकी उपस्थिति में ही अमोनिया बनेगी। तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। और उत्प्रेरक का काम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करना या अत्यधिक करना।